अब सर्कुलर ऑर्बिट से ज़्यादा है तो अभी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कम है और दूसरे साइड में ज़्यादा डिस्टेंस से पार हो रहा है। अगर v का वैल्यू √2gm/r के बराबर हो गया, एस्केप स्पीड, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये एस्केप कर जाएगा और कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए एस्केप करेगा। और अगर v का वैल्यू ग्रेटर देन √2gm/r हो गया, एस्केप स्पीड से ज्यादा हो गया, तब भी एस्केप करेगा, लेकिन तब ये हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए एस्केप करेगा। तो ये पूरा अलग अलग स्पीड पर क्या होने वाला है सैटेलाइट के साथ में ये है। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो जिसमें कि वो ऑर्बिट में घूम सकता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए नेचुरली इलिप्टिकल ऑर्बिट ही एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट वाले सिस्टम पे। ये एक प्लेनेट है, यहां से सेंटर से 2r डिस्टेंस पर इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया। v का वैल्यू है √gm/4r। फाइंड एंगल made by velocity with the vertical when the particle collides with the planet। जब ये प्लैनेट से टकराएगा तो उस समय वेलोसिटी का वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा होगा। वर्टिकल का मतलब होता है, अब प्लैनेट में वर्टिकल का मतलब यहाँ के लिए वर्टिकल क्या है, सेंटर से पास होने वाला लाइन। यहाँ वर्टिकल क्या है, सेंटर से पास होने वाला लाइन। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल लाइन है। तो मतलब ये कि ये स्पीड जो है वो मिनिमम पॉसिबल स्पीड से कम है, तभी अर्थ से टकराने वाला है। वैसे मिनिमम पॉसिबल स्पीड होता कितना है, √gm/r इंटू 2r/r+r। तो इसके हिसाब से r का वैल्यू 2r है, तो gm/2r इंटू 2r/3r, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड बनता है gm/3r और यहाँ स्पीड है gm/4r। मतलब पक्का है कि इसको टकराना है। तो क्वेश्चन में पूछा भी वही है। अब ऐसे किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के क्वेश्चन में अपने पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सॉल्व करते हैं। ये ऐसे घूमता हुआ यहां कहीं टकराया, v' स्पीड से। ये एंगल थीटा हम लोग को कैलकुलेट करना है। एक इक्वेशन हो जाएगा AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली m इंटू वी इंटू 2r, बाद में m इंटू v' इंटू m इंटू v' साइन थीटा। v परपेंडिकुलर लिखना है,
यहाँ तो परपेंडिकुलर ही था, यहाँ पे वी डैश कॉस थीटा इधर आ जाएगा, इधर वी डैश साइन थीटा, तो m इंटू वी डैश साइन थीटा इंटू आर, तो यहाँ से आ गया 2v इज इक्वल्स टू वी डैश साइन थीटा, ये रिलेशन आया। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई टू आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यूज को, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई टू आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश का वैल्यू कितना है 2v बाई साइन थीटा का स्क्वायर, ये वाला उधर चला गया तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इधर ले आए हैं और इसको उधर ले गए और वी डैश का वैल्यू रख दिए यहाँ से, तो इधर बचा जी एम एम बाई टू आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये m कैंसिल हो गया, v का वैल्यू रख देते हैं यहां से, जी एम बाई टू आर इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया जी एम बाई फोर आर इंटू 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जी एम बाई आर कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 4 इधर चला गया तो 4 इज इक्वल्स टू 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 5 इज इक्वल्स टू 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 4 बाई 5, साइन थीटा अंडर रूट 4 बाई 5, इतना एंगल थीटा साइन इनवर्स 4 बाई 5, इतना एंगल बनाया जा रहा होगा वेलोसिटी वेक्टर के द्वारा, ये वर्टिकल के साथ में, ये वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ ले लिए, वर्टिकली अपवर्ड के साथ कोई पूछ ले तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगर उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब कुछ इस तरीके से कि प्लैनेट के सरफेस से यहां से फेंका गया थीटा एंगल पे, कुछ स्पीड दे दिया अंडर रूट जी एम बाई 6 आर, प्लैनेट का मास एम रेडियस आर, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के सेंटर से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे ना, ऐसे फेंका गया, मैक्सिमम हाइट के टाइम पर क्या होता था, वेलोसिटी सरफेस के पैरेलल हो जाता था, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा था। तो यहां पर जब इसको फेंका गया है
कुछ थीटा एंगल पर, तो ये ऐसे अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये जो रेडियल डायरेक्शन है इसी को वर्टिकल बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कम होते होते, है ना, फोर्स हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी था, वेलोसिटी इसके पास इस तरफ है, ऐसे समझो इसको, एक कंपोनेंट इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये कंपोनेंट इसको घुमा रहा होगा और ये अर्थ से दूर लेके जा रहा है, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अर्थ से दूर लेके जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट करा रहा होगा, ये नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, तो अर्थ ऐसे फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज करते जाएगा, कुछ देर बाद ये यहां होगा, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये कम हो चुका होगा और कम होते होते ये घूमते जाएगा और दूर जाते जाएगा, जब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो उस समय इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस या हाइट जो है वो मैक्सिमम होगा, तो बस यही कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इसका वेलोसिटी इधर इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर हो चुका है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो, इसीलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, तो इस समय इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r, v स्पीड से फेंका गया था, बस हमको ये r कैलकुलेट करना है, दो वेरिएबल है r और v डैश, AMC एंड MEC, इस r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यही कैलकुलेट करना है, तो अच्छा कभी ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ तो हम सेंटर से डिस्टेंस पूछें, वो बोल देगा कि सरफेस से डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया फ्रॉम सरफेस, तो फ्रॉम सरफेस अगर बात करेगा तो ये जो भी आर आएगा उसमें से अर्थ का रेडियस माइनस करना होगा, AMC, ये V नॉट कॉस थीटा, ये V नॉट साइन थीटा, तो M V साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू M V डैश इंटू आर, छोटा वाला, तो यहां से V डैश का वैल्यू आ गया V साइन थीटा इंटू आर बाई आर, और दूसरा इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी माइनस G बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल एनर्जी माइनस G बाई आर एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv डैश स्क्वायर, बस यहाँ से v डैश का वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो, v का वैल्यू अपने को दिया हुआ ही है, तो इससे स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में यही दो इक्वेशन है अपने पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलते हैं आगे, ऑलमोस्ट अपना ग्रेविटेशन कंप्लीट है, लास्ट एक पार्ट बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, ये जितना कैलकुलेशन हम लोग किए हैं ये प्लैनेट और इसको सैटेलाइट मानते हुए, या सेम ऐसा हो सकता है कि ये स्टार हो जाएगा और जो घूम रहा है वो प्लैनेट है, कुछ भी समझ ले, तो प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा हो या स्टार के अराउंड प्लैनेट घूम रहा हो, कैलकुलेशन एक ही जैसा है। हेडिंग डालते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तीन लॉ दिया गया है केपलर के द्वारा, है ना, सोलर सिस्टम को टारगेट करते हुए ये अपना लॉ दिया था। तो फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स
revolve around sun in elliptical orbits with sun as one of the foci. All the planets revolve around sun in elliptical orbits with sun as one of the foci. क्या मतलब है समझो, जरा एलिप्स के बारे में समझ लेते हैं पहले। देखो एलिप्स जो है, बढ़िया नहीं बना, एलिप्स जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सर्कल को दबा दो तो एलिप्स बन जाता है। एलिप्स के पास दो फोकस होता है। सर्कल में जैसे जो सर्कल में जो सेंटर का इंपॉर्टेंस है, वैसा यहां पर फोकस का इंपॉर्टेंस है। ये दो फोकस है और ये वाला जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, और ये वाला लाइन दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में अब ये हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस जो है, इसको ए से और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर एक्सिस का जो आधा लेंथ है ये बी, और मेजर एक्सिस का जो आधा लेंथ है वो ए। ए को बोलते हैं दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, and what is B? Length of semi minor axis। तो अब केपलर का ये कहना था कि सारा प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है सन के अराउंड, और सन कहाँ है? सन इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर लाई कर रहा है प्लैनेट्स के लिए। मतलब कहीं किसी एक फोकस पर सन है और प्लैनेट्स इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सन यहां पर नहीं है, सिमेट्रिकल पॉइंट पर नहीं है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर है। ये हुआ केपलर्स फर्स्ट लॉ। चलते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ बोलता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट with respect to sun sweeps equal area in equal time। Position vector of a planet with respect to sun sweeps equal area in equal time। क्या बोलना चाहता है ये देखो, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन किसी एक जगह पर है, मान लो यहां पर है, तो यहां पर प्लैनेट है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। प्लैनेट अगर यहां पर है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, तो प्लैनेट पर हेड और सन पर टेल। अब इसका ये कहना है जब ये प्लैनेट यहां से यहां जा रहा होगा तो ये पोजीशन वेक्टर घूम रहा होगा, पोजीशन वेक्टर रोटेट करते जा रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो पोजीशन वेक्टर के द्वारा जो एरिया स्वीप किया जा रहा है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है। मतलब ये है कि प्लैनेट यहां से यहां पहुंचा तो ये T1 टाइम में और ये एरिया A1 है।
और मान लो यहाँ प्लैनेट था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये T2 टाइम और ये एरिया A2। तो केपलर सेकेंड लॉ ये बोलता है कि इफ T1 इक्वल टू T2 देन A1 इक्वल टू A2। अगर टाइम बराबर लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो ये जो एरिया स्वीप किया गया है ये एरिया भी बराबर होगा। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है, मतलब डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, एरिया कवर करने का रेट जो है कांस्टेंट है। ये हो गया केपलर सेकेंड लॉ। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट एक्चुअली में L बाई 2m होता है। व्हाट इज L? एंगुलर मोमेंटम। एंड व्हाट इज m? मास ऑफ द प्लैनेट। ये जो कांस्टेंट है ये L बाई 2m है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया इज, किसी भी t टाइम में कितना एरिया कवर करेगा, इधर ले जाके इंटीग्रेट कर लो, यूनिट टाइम में इतना एरिया कवर कर रहा है तो t टाइम में इतना एरिया कवर करेगा। तो ये जो सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इन्फ्रेंस है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसीलिए तो ये चीज कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये कहा जाता है और ये तुमसे पूछा भी जा सकता है कि सेकेंड लॉ जो है केपलर सेकेंड लॉ, ये किस पर बेस्ड है? तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है, उसी का कंक्लूजन है ये। सो सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि डीए बाई डी टी जो कांस्टेंट आ रहा है वो एक्चुअली में L बाई 2m है। एंड लास्ट थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ये बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट around sun, square of time period of rotation of a planet around sun is proportional to the cube of semi major एक्सिस। कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो सन के अराउंड जो एक चक्कर काट रहा है तो उसका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ ये जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली उस प्लैनेट के लिए 1 ईयर का ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, कांस्टेंट जो आएगा वो सारे प्लैनेट्स के लिए कांस्टेंट सेम चीज रहेगा। तो दो प्लैनेट का अगर ईयर का ड्यूरेशन कंपेयर करना है तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज A1 क्यूब बाई A2 क्यूब। ये चीज सर्कुलर ऑर्बिट में तो बहुत आसानी से दिख रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताए थे ना, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। तो ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड हो गया। अगर ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड है तो ये मास अर्थ का है या प्लैनेट का है, या अगर प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो ये टाइम पीरियड अब प्लैनेट का हो गया और ये मास सन का हो गया। जिसके अराउंड घूम रहा होता है ये उसका मास है। तो यहां से अगर स्क्वायर करोगे तो तुमको दिखेगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, वेयर आर इज रेडियस। ठीक है, तो उसी हिसाब से इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पर डिपेंड करता है।
और एक बढ़िया बात यह है कि अगर हमको एग्जैक्टली इसका टाइम पीरियड लिखना है तो हम ये मानते हुए लिख सकते हैं कि अगर ये ए रेडियस के सर्कल में घूम रहा होता, अगर ये ए रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता तो इसका टाइम पीरियड ये होता। तो बिल्कुल वही टाइम पीरियड यहां पर आएगा, 2 पाई अंडर रूट ए क्यूब अपॉन GM। बस ये ए सारे प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा तो टाइम अलग अलग हो जाएगा। इसमें m क्या चीज है? m इज मास ऑफ सन। बात क्लियर है? ये हो गया केप्लर्स थर्ड लॉ। तो यहां पर अपना ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। एक चीज और है जिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिख सकता है, काफ़ी चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, है ना। क्वेश्चंस में काफ़ी बार ये दिख सकता है। क्या है बाइनरी स्टार सिस्टम, समझते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी मतलब दो स्टार का सिस्टम। दो स्टार का एक सिस्टम है। ये सिस्टम कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे ये तीन, शुरुआत में हम लोग 3 पार्टिकल का नेट किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे थे और फिर बोले थे कि ये तीनों सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में अगर घूम रहा है तो बताओ किसी के लिए भी स्पीड कितना हो सकता है ना। किसी भी पार्टिकल का स्पीड कितना होगा अगर ये सर्कल में घूम रहा है ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। यही सिस्टम किसी भी रेगुलर पॉलीगन को लेकर हम लोग बोले थे कि बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब पार्टिकल्स अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से घूम रहा था। यही सिस्टम 2 के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। दोनों के बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि भाई दोनों का साइज़ एकदम पॉइंट मास जैसा है।